Good morning, students. Welcome to the online classes provided by MDN School, क्लायत। जैसा कि बच्चों आप जानते ही हैं कि मैंने आपको पब्लिक एड का चैप्टर 3 शुरू करवाया हुआ है, राष्ट्रपति का। ठीक है, उसमें हम राष्ट्रपति संबंधी बहुत सारी बातों के बारे में कर चुके हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाई थी कि किस तरह से राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका राष्ट्रपति की शक्तियाँ तथा कार्य, कि संविधान के द्वारा हमारे देश के राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की है और वो क्या क्या कार्य कर सकता है। तो भारतीय जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियाँ और कार्य है ना, जो उनको लेकर जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग विचार पेश किए हैं। विधि शास्त्री यानी कि जो कानून निर्माता होते हैं वो क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति को सर्वशक्तिमान, भी सारी शक्तियाँ किसे दी गई है कानून के अकॉर्डिंग, आपको पता ही है। राष्ट्रपति को वास्तविक मुखिया बताया गया है, लेकिन पहले भी बताया था मैंने आपको, पिछली वीडियो में भी बताया, मुख्य कार्यपालिका जब चैप्टर नंबर 2 हमने किया कि जो मुख्य कार्यपालिका यानी कि जो वास्तविक शक्तियाँ वो किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है हमारे देश में। तो जो राजनीतिक शास्त्री हैं, जो राजनीति के ज्ञाता है, वो क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति केवल क्या है, संवैधानिक मुखिया है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग क्या बनाया गया, उसे सर्वे सर्वा बनाया गया, लेकिन एक्चुअल में जो सारी शक्तियां हैं ना उनका यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, ये पहले भी आई थी कोटेशन, की संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। सारी शक्तियां किस में निहित है, राष्ट्रपति में, लेकिन जिनका प्रयोग वह स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, भी प्रयोग कैसे करेगा, खुद कर सकता है या फिर अपने द्वारा नियुक्त उसके अधिकारी करेंगे। तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य है जो, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है पार्ट ए है जो सामान्यकालीन शक्तियाँ, और दूसरी होती है संकटकालीन शक्तियाँ। तो अब हम इन दोनों के बारे में क्या करेंगे, अलग अलग से बात करेंगे, क्योंकि इनके भी आगे क्या है, इनको भी आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ दी गई हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, सामान्यकालीन और कौन सी, संकटकालीन। तो अब हम सबसे पहले कौन सी बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम सामान्यकालीन शक्तियाँ। ठीक है, तो सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं जो, उसके भी आगे 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधायी यानी कि कानूनी शक्तियाँ, वित्तीय यानी कि पैसे से संबंधित जो शक्तियाँ, लेन देन से जो संबंधित शक्तियाँ हैं, और दूसरा एक और एट लास्ट न्याय संबंधी, भी न्याय संबंधी भी कुछ उसे शक्तियाँ प्रदान की गई है संविधान के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें सामान्यकालीन जो शक्तियाँ यानी कि आम जो मतलब कि वो प्रयोग करता है जिन शक्तियों को, उसमें सबसे पहली आती है हमारी कार्यपालिका शक्तियाँ। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्तियाँ के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं, कि पहले भी बताया आपको कि कार्यपालिका का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघीय सरकार की सारी कार्यपालिका भी मैंने आपको बताया कि कौन किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो सारे देश का शासन किसके नाम पर चलाया जाता है, राष्ट्रपति के नाम पर ही चलता है। तो उसे कुछ जो उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ है उसका वर्णन देखिए किस प्रकार से, एक एक करके मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो प्रशासनिक शक्तियाँ, की जो पूरे देश का प्रशासन है ना वो किसके नाम पर चलता है बच्चों, राष्ट्रपति के नाम पर ही चलता है। बल्कि वास्तविकता क्या है कि प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है ना वो प्रयोग करती है कि भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का क्या है, मुखिया है, तथा सारे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पर ही चलता है। देश का शासन चलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में परामर्श देने के लिए एक संघीय मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा, और राष्ट्रपति को संघ के शासन की, ठीक है कि एक कार्यपालिका मतलब कि मंत्री परिषद का निर्माण किया गया, प्रधानमंत्री उसकी सारी शक्तियों का यूज करेगा, लेकिन जो राष्ट्रपति है उसको क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि उसे प्रशासन के बारे में अगर कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है ना, किससे, प्रधानमंत्री से, तो उसे क्या है, सूचना का अधिकार दिया गया, वो कभी भी किसी से भी क्या है, इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार उसे प्रदान किया गया है, किसके अंतर्गत, संविधान के अंदर। सेकंड इसमें आता है बच्चों सैनिक शक्तियाँ। सैनिक शक्तियाँ पता ही है आपको कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, उन तीनों सेनाओं का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो कौन होता है,
हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है, कि भारत का राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह सेना के सभी भी जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं ना सेना के, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। उनको जो उपाधियां इत्यादि दी जाती है वो भी किसके अकॉर्डिंग दी जाती है? किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय रक्षा समिति भी, जो देश के लिए रक्षा समिति बनाई गई है, उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति सेनाओं के संगठन और प्रयोग के बारे में भी, अगर उसे लगता है ना कि सेनाओं का गठन कैसे होना चाहिए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे जिससे हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो मजबूत बन सके और देश की रक्षा अच्छी तरीके हो सके, तो वो उन्हें आदेश देता है, उसे पूरा अधिकार है। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति है ना, उसकी शक्तियों पर कंट्रोल किया गया है किसके थ्रू? संविधान के थ्रू। इसके विपरीत जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन पहले भी आपको बताया मैंने कि हमारे देश में क्या किया गया है, जो संसद हुई या फिर जो राष्ट्रपति है उसको क्या किया गया है, ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए, ताकि अगर उन्हें इतने अधिक अधिकार दे दिए जाए तो वो क्या बन सकते हैं? तानाशाह बन सकते हैं। तो इसके लिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने पहले से ही बीच का रास्ता अपनाया कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दे दिए उन पर कंट्रोल करने के लिए, और उनको क्या दे दी? शक्तियाँ दे दी। ठीक है, तो ये है सैनिक शक्तियाँ। जो कार्यपालिका शक्तियों के बारे में हम बात करें, प्रशासन संबंधी शक्तियाँ, दूसरा सैनिक शक्तियाँ। तीसरा इसमें आता है मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियाँ, की संविधान के अनुच्छेद 75 का जो पार्ट 1 है उसके अनुसार क्या होता है, लोकसभा के चुनावों के पश्चात जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की वो नियुक्ति करता है। फिर क्या होता है, वह मंत्रियों में विभागों का, देखते हैं हम भी, किसी को रक्षा मंत्री बनाया, किसी को गृह मंत्री बनाया, शिक्षा मंत्री बनाया, इस तरह से वो विभागों का बंटवारा कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आपको पता ही है भी, जैसे बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो जो बहुमत दल का नेता है वही तो कौन बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। वो अपनी मर्जी से या अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। ठीक है, तो इस तरह से मंत्रिपरिषद से संबंधित उसे कुछ शक्तियां दी गई है संविधान के अनुसार। उसके बाद एक और इसमें आता है कि नियुक्तियां, कि राष्ट्रपति को बहुत सारी नियुक्तियां करने का भी अधिकार दिया गया। देखिए, हम 2 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ाया, उसमें बताया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है, बहुत अनेकों महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ की जाती है, जैसे कि राज्यों के गवर्नर, यानी कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। कहते भी है कि जो भारत के राष्ट्रपति के मनोनीत सदस्य के रूप में कार्य करता है, कि केंद्र ने अपना मतलब कि कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही राज्यपाल के पद का क्या किया है, सर्जन किया था, कि वो क्या है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति कार्य करता है ठीक उसी तरह से जो राज्यपाल है वो कहाँ कार्य करता है, राज्य में काम करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए या अन्य न्यायाधीश हो गए। उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे भी आगे, संघीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी होता है, जो बड़े बड़े मतलब कि जो एग्ज़ाम होते हैं वो जिसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, उसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। आप आगे पढ़ेंगे भी। वित्त कमीशन जो वित्त विभाग है, चुनाव आयोग जो चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाषा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य, एडवोकेट जनरल, महालेखा परीक्षक जो बजट निर्माण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, केंद्रीय शासित प्रदेशों के चीफ कमिश्नर, उपराज्यपाल, ये सारी जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं ना, ये किसके द्वारा की जाती है बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा ही करवाई जाती है। उसके बाद केंद्रीय प्रदेशों का शासन, कि जो केंद्र शासित प्रदेश है ना बच्चों, उनका प्रशासन राष्ट्रपति की कंट्रोल होता है, किसका, उसके ऊपर, राष्ट्रपति का, उसके नाम पर ही चलता है। उसके बाद विदेशी मामले, पहले भी बताया था कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूत, ठीक है, कूटनीतिक प्रतिनिधियों, वाणिज्य दूतों की नियुक्तियां करता है, और विदेशों से आए राजदूतों तथा अन्य प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र स्वीकार करता है। किसी देश के साथ कोई संधि करनी है, कोई समझौता करना है, वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, ये थी हमारी कार्यपालिका शक्तियाँ, की प्रशासन संबंधी शक्तियाँ, कि उसे अधिकार है प्रशासन में क्या चल रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसकी सूचना मांगने का। उसके बाद सैनिक शक्तियाँ, कि वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और उसके बारे में उसे सारी जानकारी प्रदान करने का
अधिकार है। उसके बाद मुख्य नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद आया था कि केंद्रीय प्रदेशों का प्रशासन किसके नाम पर चलता है? राष्ट्रपति के नाम पर। विदेशी मामलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ये कुछ आपकी क्या थी? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां थी। इसमें हम 5 पॉइंट करेंगे मेनली बस। उसके बाद आता है हमारा विधायी शक्तियां, कि भारत का राष्ट्रपति यद्यपि संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु फिर भी क्या है, वो हमारी संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उनके बारे में अब हम बात करेंगे करके। देखिए कि जो संसद का अधिवेशन बुलाने होते हैं वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, सत्रावासन करना, भी सत्र शुरू होते हैं जैसे कि शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, बजट सत्र, तो इन सभी को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के अधिवेशनों का उद्घाटन और संबोधन किसके द्वारा शुरू किया जाता है? हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा ही शुरू किया जाता है। तीसरा इसमें आता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना। पहले भी बताया था कि लोकसभा के 12 सदस्य और राज्यसभा के लिए 2 सदस्य कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जैसे कि राज्य की विधानसभाओं में राज्यपाल करता है। ठीक है, उसके बाद संयुक्त अधिवेशन बुलाना, कि अगर दोनों सदनों का, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाना है तो वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अगर संसद के नाम कोई संदेश भेजना है, संसद को कोई संदेश भेजना है, वो भी कौन भेजती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही भेजा जाता है। देखिए बच्चों, राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत करता है और लोकसभा के लिए 2 करता है। ठीक है, उसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति, भी जब हमारे देश में संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो और बीच में कोई ऐसा कानून बनाना पड़ जाए, कोई ऐसी स्थिति आने पड़े, तो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को विशेष अधिकार है, वो अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है, और कुछ बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संशोधित, भी कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन पर राष्ट्रपति की जो अनुमति है ना वो लेने जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि कोई धन विधेयक है, क्योंकि कोई धन विधेयक जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही संसद में पेश किया जाता है और फिर ही वो क्या बनता है? कानून बनता है। उसके बाद संसद के द्वारा पास किए गए बिलों पर स्वीकृति, ये भी कि जितनी संसद ने कोई बिल पास किया तो उसकी स्वीकृति के लिए वो किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो पूरे देश में लागू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा को भंग करने की शक्ति, अगर लोकसभा को भंग करना हो, लगे कि जो लोकसभा है हमारे देश की वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। ये तो बात हुई कुछ विधायी शक्तियों की, यानी कि कानूनी शक्तियों की। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है वित्तीय शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति को बहुत से महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकार प्राप्त है, यानी कि प्रत्येक वित्त वर्ष शुरू होने से पूर्व राष्ट्रपति संसद के सामने वार्षिक बजट रखवाता है। ठीक है, कि पूरे बजट का अर्थ आपको पता ही है कि 1 साल का लेखा जोखा, की कितनी आय हुई और कितने खर्चे होने हैं, उसको आप क्या कह सकते हैं? बजट कहते हैं। ठीक है, तो अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का जो ब्यौरा होता है उसे बजट कहते हैं। ठीक है, तो ये है वित्तीय शक्तियाँ, की पावर, की पैसा मतलब कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर खर्च हो रहा है, ये सारी जानकारी रखने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। पहले भी आपको बताया कि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा की, डायरेक्टली लोकसभा में किसी विधेयक को क्या है? रखा नहीं जा सकता, उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति होना आवश्यक है। ठीक है, और जो भारत की आकस्मिक निधि होती है उस पर भी उसका पूरा कंट्रोल होता है। भी अगर देश के ऊपर कोई ऐसी वित्तीय समस्या आन पड़े तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस आकस्मिक निधि है जो उसका जो फंड होता है उसमें से वो वहाँ से उसे पैसे दे सकता है। तो इस तरह से उसे वित्तीय शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं संविधान के द्वारा। नेक्स्ट इसमें आता है न्याय संबंधी शक्तियाँ, कि जो राष्ट्रपति है उसे बहुत सारी न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। अपने कार्यकाल में वह अपनी शक्तियों तथा कार्यों का प्रयोग करने के लिए, एक तो वो किसी भी न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं है, किसी भी न्यायालय के प्रति भी उसे किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 72 आर्टिकल, याद रखना ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कि जो आर्टिकल 72 है उसके अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को, ठीक है, राज्य के जो कोर्ट है ना, जो हाई कोर्ट होती है उसके द्वारा अगर मृत्युदंड दिया गया है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसे क्षमादान, यानी कि उसे उसकी सजा को कम कर सकता है, उसे क्षमादान दे सकता है। तो कौन से आर्टिकल में क्षमादान का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को? आर्टिकल नंबर 72। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार।
वह किसी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या फिर स्थगित कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से उसे क्या है, क्षमादान का अधिकार दिया गया है। जिसको किसी अपराध के न्यायालय ने विधिवत दंड दिया हो, उन सभी मामलों में जहां मृत्यु दंड दिया गया हो वहां पर ये क्षमादान का अधिकार वो प्रयोग करता है। तो इस तरह से क्या है, राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज क्या किया, सामान्यकालीन शक्तियां, जिसमें कार्यपालिका शक्तियां बताई, विधायी, वित्तीय और न्याय संबंधी। आज का आपका होम असाइनमेंट भी यही है कि आप राष्ट्रपति की शक्तियों का जो पार्ट 1 है, सामान्यकालीन शक्तियां, इन चारों को पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे और रीड भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।